नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल राज की बात पर। दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक डरावनी दास्तान नहीं है। यह एक ऐसी कथा है जहां प्रेम, श्राप और आत्मा के बीच की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। यह कहानी है दिव्या यक्षिणी की आत्मा की। एक ऐसी गाथा जहां एक आत्मा का प्रेम मृत्यु से भी गहरा और भय से भी अधिक शक्तिशाली साबित होता है। दोस्तों, यह वो प्रेम नहीं है जो फूलों की खुशबू में बसता है। यह वो प्रेम है जो अकेलेपन, प्रतिशोध और अधूरी चाहत के बीच जन्म लेता है। यह कहानी है काली घाटी की, जहां हर पेड़, हर हवा और हर सन्नाटा एक अदृश्य उपस्थिति की गवाही देता है। यहां एक साधारण युवक राहुल की जिंदगी तब बदल जाती है जब वह उस रहस्यमयी और खूबसूरत आत्मा दिव्या से टकराता है। एक आत्मा जो प्यार भी करती है, डराती भी है और आखिर में अपने अस्तित्व का रहस्य भी उजागर करती है। क्या दिव्या सच में श्रापित यक्षिणी है? क्या राहुल उसकी मुक्ति की कुंजी बन पाएगा या उसकी दुनिया का हिस्सा बन जाएगा? क्या प्रेम आत्मा को आजाद करता है या हमेशा के लिए बांध देता है? दोस्तों, यह कहानी आपको ले जाएगी उस अंधेरी घाटी में जहां हवा में बसती है फूलों जैसी ठंडी महक, जहां हर कदम पर प्रेम और भय एक दूसरे में घुल जाते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम उतरने वाले हैं उस रहस्यमयी संसार में जहां एक आत्मा की अधूरी कहानी हर दिल को छू जाएगी। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद आती हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल राज की बात को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम हर बार उतरते हैं उस गहराई में जहां डर सिर्फ महसूस नहीं होता, जिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह रहस्यमयी और भावनात्मक दास्तान, दिव्या यक्षिणी की आत्मा, प्रेम, पीड़ा और मुक्ति की अमर कहानी। मेरा नाम राहुल है। मैं मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के एक छोटे से गांव घाटकोट में रहता हूं। अगर आप यहां कभी आए हों तो जानते होंगे, यह इलाका जितना खूबसूरत है उतना ही रहस्यमय भी। चारों तरफ घने जंगल, ऊंचे नीचे रास्ते और जब सूरज ढलता है तो सन्नाटा ऐसा कि अपनी सांसों की आवाज तक सुनाई देती है। मैं स्काईटेक इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड में काम करता हूं, शहर के उस बड़े ऑफिस में जहां मशीनें भी नींद नहीं लेती। मेरी उम्र 30 साल है और बीते 3 सालों से मैं रात की शिफ्ट करता हूं। जिंदगी सीधी थी, सुबह सोना, शाम को उठना, ऑफिस जाना और रात में लौटना। लेकिन अब सोचता हूं, शायद वही सीधी जिंदगी धीरे धीरे किसी अंधेरी कहानी में बदल रही थी और मुझे पता ही नहीं चला। मेरा रूटीन बड़ा तयशुदा था। जब बाकी लोग घर लौटते, मैं तब ऑफिस के लिए निकलता। मेरी पुरानी हीरो पैशन एक्स प्रो बाइक मेरी सबसे वफादार साथी थी। हर रात हम दोनों वही रास्ता तय करते, काली घाटी वाला रास्ता, करीब 4 किलोमीटर लंबा, घने पेड़ों से ढका हुआ और रात में इतना सुनसान कि अगर कोई सुई भी गिरे तो आवाज सुनाई दे। कभी कभी हवा चलती तो पेड़ ऐसे झूमते जैसे कोई छाया नाच रही हो। लोग कहते थे उस घाटी में एक औरत दिखती है, सफेद साड़ी में, खुले बालों के साथ, सड़क के किनारे खड़ी। मैं हमेशा हंस देता था, सोचता था डर तो बस उन लोगों का साथी है जो अंधेरे को समझ नहीं पाते। ऑफिस में मेरे कुछ दोस्त थे, रवि, सीमा और सुजीत। रवि अक्सर कहता, राहुल भाई, रात को अकेले उस घाटी से मत जाया करो, वहां कुछ तो है। मैं मुस्कुराकर जवाब देता, अगर भूत को फुर्सत मिली तो पहले मेरी बाइक की सर्विस करवा दे। सब हंस पड़ते, पर एक बार सीमा ने बहुत गंभीर होकर कहा था, मजाक मत उड़ाओ राहुल, वहां से लौटने वाले कुछ लोगों ने अजीब चीजें देखी हैं। मैं उसकी बात पर हंस दिया, लेकिन जाने क्यों उस दिन उसके चेहरे पर जो डर था वो मेरे मन में उतर गया। हर रात ऑफिस से लौटते वक्त मैं अपने हेलमेट के अंदर वही पुराना गाना सुनता, जिंदगी एक सफर है सुहाना। हेडलाइट की रोशनी में पेड़ों की परछाइयां कांपती और मैं खुद को समझाता कि सब कुछ सामान्य है, लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा था। कभी हवा का झोंका इतना ठंडा लगता कि जैसे किसी ने मेरे कंधे को हल्के से छू लिया हो। कभी बाइक
कि मिरर में लगता कि कोई पीछे बैठा है, पर जब मुड़कर देखता कुछ नहीं, बस अंधेरा। घर लौटने पर माँ हमेशा दरवाजे पर मिलती। उनका चेहरा देखकर लगता कि सारी थकान मिट गई। पिताजी कम बोलते थे, लेकिन उनकी आंखों में चिंता साफ झलकती थी। और मेरा छोटा भाई आरव, वो तो मेरा असली दोस्त था। हर सुबह जब मैं सोने जाता, वो स्कूल के लिए तैयार होता और मेरी चादर खींच कर कहता, भैया तुम फिर डर के मारे जल्दी लौट आए क्या? मैं हंसकर तकिया उसके ऊपर फेंक देता। हमारा घर छोटा था, लेकिन उसमें सुकून था, एक गर्माहट जो बाहर की ठंडी रातों से बिल्कुल अलग थी। पर एक बात थी जो मैंने किसी को नहीं बताई। कई बार जब मैं रात को सोने जाता, कमरे के बाहर से धीमी धीमी फुसफुसाहटें सुनाई देती, जैसे कोई मेरा नाम ले रहा हो। राहुल। बहुत हल्की पर साफ आवाज। शुरू में लगा नींद में भ्रम हो रहा है, लेकिन जब 3-4 रात लगातार वही हुआ तो बेचैनी बढ़ गई। एक रात मैं झुंझलाकर उठ गया, दरवाजा खोला। बाहर सिर्फ हवा थी, ठंडी, भारी और अजीब सी स्थिर। ऐसा लगा जैसे वो भी मुझे देख रही हो। उसके कुछ दिन बाद जब मैं ऑफिस से लौट रहा था, तो काली घाटी पहुंचते ही मौसम बदल गया। आसमान पर चांद था, पर बादलों के पीछे छिपा हुआ। सड़क पर मेरी बाइक की लाइट ही अकेली रोशनी थी। मैं वही गाना सुन रहा था, तभी अचानक लगा पीछे कोई चल रहा है। मैंने बाइक स्लो की, मिरर में देखा सड़क खाली थी। फिर भी लगा कि कोई मुझे घूर रहा है। मैंने स्पीड बढ़ा दी, लेकिन वो एहसास गया नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य परछाई मेरे साथ चल रही हो, मेरे ही पीछे सांस ले रही हो। उस रात पहली बार मैंने म्यूजिक बंद कर दिया। बस इंजन की आवाज थी और हवा की सनसनाहट। हर पेड़, हर झाड़ी किसी साए की तरह लग रही थी। मैं अपने आप से बड़बड़ाता रहा, डर मत, कुछ नहीं है। लेकिन मन में एक सवाल गूंजता रहा, अगर कुछ नहीं है तो मुझे कोई देख क्यों रहा है? घर पहुंचा तो मां दरवाजे पर थी। राहुल, सब ठीक है ना? चेहरा क्यों उतरा हुआ है? मैंने मुस्कुराने की कोशिश की। कुछ नहीं मां, बस ऑफिस में काम ज्यादा था। पर उस रात नींद नहीं आई। कमरे में अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे से ज्यादा भारी था सन्नाटा। ऐसा लगा जैसे दीवारों के पीछे कोई धीरे धीरे मेरी सांसों की गिनती कर रहा हो, जैसे कोई दीवार के उस पार खड़ा हो, बस मुझे देख रहा हो। मैं कई बार ये सोचकर सिहर उठता था कि अगर मैं उस दीवार को हटा दूं तो सामने कौन मिलेगा। अगले दिन जब ऑफिस पहुंचा तो रवि ने कहा, रात को फिर काली घाटी से आए थे? मैंने सिर हिलाया। वो थोड़ा झुककर बोला, कल रात किसी ने वहां एक औरत को चलते देखा, बीच सड़क पर। मैंने हंसने की कोशिश की। भूतों का टाइम टेबल भी अब तुम्हें पता चल गया। पर इस बार हंसी आई नहीं। अंदर कहीं कुछ हिल गया था, जैसे किसी ने भीतर के सन्नाटे में पत्थर फेंक दिया हो। उस दिन से मेरा रूटीन वही रहा, पर मैं नहीं रहा वैसा। अब जब भी उस सड़क से गुजरता, हर मोड़ पर लगता कोई मुझे देख रहा है। कोई अनजाना डर मेरे पीछे पीछे चलता हुआ। और जब भी पलट कर देखता, सड़क खाली होती। शायद वो डर नहीं था, शायद कोई था, किसी की नजर जो मुझसे पहले ही मेरे रास्ते पर पहुंच चुकी थी। शायद यहीं से मेरी जिंदगी का सामान्य अध्याय खत्म हुआ और एक ऐसा हिस्सा शुरू हुआ जिसकी कल्पना भी कभी नहीं की थी। मुझे आज भी याद है वो रात, वो हवा, वो सन्नाटा और वो एहसास कि मैं अब अकेला नहीं हूं। कोई मेरे साथ था, बस दिखाई नहीं देता था। उस रात ऑफिस से निकलते वक्त घड़ी में ठीक 9 बजे हुए थे। आसमान पर बादल गहरे और भारी थे, जैसे किसी रहस्य को छुपाए बैठे हों। हवा में ठंडक थी, लेकिन उसके साथ एक अजीब गंध भी थी, ना मिट्टी की, ना बारिश की, कुछ अनजाना जो बेचैनी फैला रहा था। मैंने हेलमेट पहना, बाइक स्टार्ट की और हमेशा की तरह उसी काली घाटी की ओर निकल पड़ा। सड़क लगभग खाली थी। कहीं दूर कोई ट्रक गुजरता तो हेडलाइट की रोशनी थोड़ी देर पेड़ों के तनों पर रेंगती और फिर सब फिर से अंधेरे में डूब जाता। जैसे जैसे मैं जंगल के मोड़ के करीब पहुंचा, बाइक अपने आप धीमी होती गई। हवा भारी लग रही थी, जैसे किसी ने उस पर कोई बोझ डाल दिया हो। दिल की धड़कनें कुछ ज्यादा तेज थीं। तभी मैंने उसे देखा। सड़क के किनारे एक लड़की,
सफेद ड्रेस में, खुले बाल, हवा में लहराती ड्रेस और आंखों में एक अजीब सी शांति। वो शांति डर और आकर्षण दोनों जगाती थी। मेरे हाथ अपने आप ब्रेक पर चले गए। बाइक धीरे धीरे रुकी। कुछ सेकंड तक मैं उसे देखता रह गया। वो मुझे देख रही थी, सीधे, बिना पलक झपकाए। फिर उसने हल्के से हाथ हिलाया और कहा, क्या आप मुझे शहर तक छोड़ देंगे? उसकी आवाज में कुछ था, इतना गहरा, इतना शांत कि सीधे सीने के भीतर उतर गया। मैं कुछ पल झिझका, फिर न जाने क्यों सिर हिला दिया। वो बिना कुछ कहे धीरे से बाइक के पीछे बैठ गई। जैसे ही उसने मुझे छुआ, पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसका स्पर्श बर्फ की तरह ठंडा था। मैंने खुद को समझाया, शायद ठंडी हवा की वजह से, लेकिन मन नहीं माना। बाइक आगे बढ़ी। सड़क के दोनों ओर पेड़ और घने लगने लगे। इंजन की आवाज और हवा का शोर, बस यही दो ध्वनियां रह गईं। कुछ देर बाद उसने धीमी आवाज में पूछा, आप रोज इसी रास्ते से आते हैं? मैंने थोड़ा मुस्कुराकर कहा, हाँ, मेरा घर इसी तरफ है। आपको डर नहीं लगता? उसने पूछा। मैंने हल्के से कहा, नहीं, अब तो आदत हो गई है। वो मुस्कुराई, पर उसकी मुस्कान अजीब थी, न पूरी न अधूरी, बस इतनी कि कानों में रह जाए। कुछ मिनट बाद उसने कहा, मेरा नाम दिव्या है। मैं शहर जा रही थी पर गाड़ी छूट गई। अब सोच रही हूं वहीं कोई नौकरी ढूंढ लूं। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा चौंका। रात के 9:30 बजे जंगल के इस सुनसान रास्ते पर कोई लड़की नौकरी की बात कर रही थी। मैंने पूछा, इतनी रात को अकेले यहां? डर नहीं लगता? वो धीमे से हंसी। शायद अब मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। मैंने उसकी तरफ देखा। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, चेहरा शांत था, जैसे किसी पुराने सपने से निकली हो। अचानक बाइक की हेडलाइट के आगे धुंध छाने लगी। दृश्य धुंधला होने लगा। मैंने स्पीड कम की। तभी उसने कहा, यहीं आगे बाजार के पास रुक जाइए। मैंने सिर हिलाया, पर मन में सवाल घूमता रहा, इतनी देर रात वो आखिर किसके घर जा रही है? कुछ मिनट बाद सड़क थोड़ी चौड़ी हुई। उसने फिर कहा, यहीं रोक दीजिए। मैंने बाइक स्लो की और रुकने के बाद हेलमेट उतारने के लिए झुका। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। हवा थम गई थी, पेड़ स्थिर थे। मैंने पीछे मुड़कर पूछा, यहीं उतरना है? पर पीछे कोई नहीं था। सीट खाली थी। न सफेद ड्रेस, न खुले बाल, सिर्फ हवा में उसकी हल्की खुशबू तैर रही थी। और उस पल मुझे पहली बार लगा कि शायद वो डर जो मुझे इतने दिनों से पीछा कर रहा था, अब मेरे साथ बैठ गया है। वही अजीब ठंडी और मीठी सी महक फिर से हवा में फैल गई। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ मेरी छाती को दबा रहा हो। मैंने चारों ओर नजर दौड़ाई। सड़क पूरी तरह सुनसान थी। सिर्फ एक टूटा हुआ लाइट खंभा बीच बीच में झिलमिला रहा था। उसकी रोशनी में पेड़ों की लंबी परछाइयां हिल रही थीं। मैं कुछ पल तक वहीं खड़ा रहा, जैसे शरीर जम गया हो। दिमाग काम नहीं कर रहा था। समझ नहीं पा रहा था कि यह सब सच में हुआ या मैं किसी भ्रम में था। मेरे हाथ कांप रहे थे, सांसें तेज चल रही थीं। मैंने खुद को संभाला और जल्दी से बाइक स्टार्ट की। इंजन की आवाज जैसे सन्नाटे को चीर रही थी। घर की ओर निकल पड़ा, पर रास्ते में हवा अब पहले से ज्यादा ठंडी लगने लगी। कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई मेरे बहुत पास है, इतना पास कि उसके होंठ मेरे कान से कुछ इंच की दूरी पर हों। और फिर वही फुसफुसाहट सुनाई दी, धन्यवाद। मैंने सिर झटक दिया, खुद से बड़बड़ाया, नहीं, ये मेरा वहम है। पर वो आवाज जैसे मेरे साथ ही चल रही थी। घर पहुंचते पहुंचते रात के 10:30 बज चुके थे। दरवाजा खोला तो मां सामने खड़ी थी। बेटा, देर कैसे हो गई? मैंने हेलमेट उतारते हुए कहा। रास्ते में थोड़ी दिक्कत हो गई थी मां। पर भीतर कहीं कुछ कांप रहा था। डर नहीं, बल्कि जिज्ञासा। कौन थी वो लड़की? कहां गई? और अगर वो सच में थी तो उसने मुझे धन्यवाद क्यों कहा? उस रात मैं देर तक बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। खिड़की से आती हवा में वही ठंडी महक घुली हुई थी। जब आखिरकार नींद आई तो सपनों में मैंने उसे फिर देखा। वही सफेद ड्रेस, वही बाल, वही हल्की मुस्कान। उसने सिर झुकाकर कहा, फिर मिलेंगे राहुल। अगले दिन ऑफिस से निकलते वक्त मेरे कदम खुद ब खुद उस रास्ते की ओर बढ़ गए।
दिल में हल्की बेचैनी थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सी उम्मीद भी, जैसे कुछ अधूरा छूट गया हो। काली घाटी के मोड़ के पास पहुंचा तो मेरी धड़कन तेज हो गई। वो फिर वहीं थी, सड़क किनारे, सफेद ड्रेस में, खुले बाल, और चारों ओर वही ठंडी मीठी महक, जैसे पुराने सूखे फूलों की। मैंने बाइक रोकी। इस बार डर और जिज्ञासा दोनों बराबर थे। वो मुस्कुराई। मैंने खुद से पूछा, क्यों हर रात यहां? साहस जुटाकर मैंने पूछा, तुम रोज यहां कैसे पहुंच जाती हो? वो मुस्कुराई, सिर झुकाया और धीरे से बोली, आप आते हो तो मैं भी आ जाती हूं। उसके शब्द इतने सरल थे, पर उनके पीछे कुछ गहरा छिपा था। मैं कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर धीरे से बाइक की सीट किनारे की। चलो बैठ जाओ, मैंने कहा। वो फिर बिना बोले पीछे बैठ गई। इस बार उसका स्पर्श पहले से भी ज्यादा ठंडा था, जैसे किसी ने बर्फ का टुकड़ा मेरे कंधे पर रख दिया हो। रास्ते में मैं उसे मिरर में देख रहा था। वो चुप थी, बस हवा में बाल उड़ रहे थे। तभी कुछ पल के लिए उसकी आंखें लाल सी चमक उठी। मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने झट से नजर हटाई। शायद हेडलाइट की रिफ्लेक्शन है, बस रोशनी का खेल, मैंने खुद को समझाया, पर मन नहीं माना। सारा रास्ता उस महक में खोया रहा। हर पेड़, हर झाड़ी, हर अंधेरे मोड़ में मुझे उसकी झलक लगती। कभी ऐसा लगता जैसे उसके बाल मेरे चेहरे को हल्के से छू रहे हों। कभी लगता वो कुछ कहना चाहती है, पर रुक जाती है। घर पहुंचते ही मां ने दरवाजे से झांक कर पूछा, बेटा फिर देर क्यों हो गई? पिताजी की गंभीर आवाज आई, राहुल रात को जल्दी सो जाओ, वो रास्ता मत भूलो। मैं हंसा, लेकिन आवाज में थरथराहट थी। कुछ बोला नहीं। उस रात मैं अपने कमरे में देर तक बैठा रहा, सोचता रहा, वो कौन है, क्यों मेरे साथ आती है? आरव ने मजाक में कहा, भैया फिर से अपनी सपनों वाली दिव्या से मिले क्या? मां मुस्कुराई, बेटा रात में डरावनी बातें मत सोचो। मैंने भी मुस्कुराने की कोशिश की, पर भीतर बेचैनी थी। रात में जब खिड़की खोली तो वही पुरानी महक फिर कमरे में भर गई। मैं बिस्तर पर लेट गया, आंखें बंद की। कुछ देर बाद कानों के पास धीमी आवाज आई, राहुल। मैंने सिर उठाया। कमरे में अंधेरा था, कोई नहीं था। दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने खिड़की बंद की, सिर तकिए में छिपाया, पर आवाज बंद नहीं हुई। वो फिर फुसफुसाई, इस बार और पास से, राहुल। महक और गहरी हो गई। हवा ठंडी पड़ गई। मेरा शरीर सुन्न हो गया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सपना है या हकीकत। दिमाग को शांत करने की कोशिश की, पर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उस रात पहली बार मैंने महसूस किया, अब कुछ बदल गया है। मैं सिर्फ देख नहीं रहा था, मैं उस रहस्य का हिस्सा बन चुका था। अब वो सिर्फ मेरे सपनों में नहीं आती थी, वो हर रात, हर मोड़ पर मेरा इंतजार करती थी। सफेद ड्रेस, खुले बाल और वही मुस्कान, जैसे कह रही हो, अब तुम मेरा रास्ता नहीं छोड़ सकते, राहुल। राहुल, जैसे वो कह रही हो, हमारा सफर अभी शुरू ही हुआ है। रात बीतती जा रही थी और मैं आधी नींद में भी अपने दिल की धड़कनें सुन पा रहा था। कमरे में वो ठंडी मीठी महक अब जम चुकी थी, जैसे उसने मेरे घर में अपने अदृश्य कदम रख दिए हों। उस पल मुझे समझ आ गया कि ये सब खत्म नहीं हुआ, ये तो बस शुरुआत थी। अब मेरी जिंदगी में एक अजीब सा बदलाव आ गया था। हर रात जब ऑफिस से लौटता तो दिल में एक ही उम्मीद होती, शायद आज फिर वो मिले, वही दिव्या। जैसे ही बाइक स्टार्ट करता, सीने में हल्की धड़कन होती, डर और चाहत का अजीब संगम। अब वो मुझसे खुलकर बात करने लगी थी। उसकी बातें गहरी और रहस्यमय होती, जैसे किसी पुरानी कहानी की धुंधली परछाइयां जिनका अंत किसी ने कभी नहीं जाना। वह अपने बारे में कभी कुछ नहीं बताती थी, पर उसकी आंखों में इतनी गहरी पीड़ा होती कि मैं हर बार चुप रह जाता। एक बार मैंने हिम्मत करके पूछा, तुम कहाँ रहती हो? वो मुस्कुराई और बोली, जहां रोशनी खत्म होती है। उसका जवाब सुनकर मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। हवा अचानक ठंडी लगने लगी। एक रात जब मैं उसी पुराने जंगल के मोड़ पर पहुंचा, बाइक अपने आप धीमी हो गई। सन्नाटा इतना गहरा था
कि इंजन की आवाज भी खो गई। तभी उसकी ठंडी उंगलियां मेरे कंधे पर टिक गईं, बर्फ जैसी ठंडी, मानो किसी ने मेरा शरीर जकड़ लिया हो। दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने हिम्मत करके पीछे देखा और जो देखा उसने मेरे भीतर सब कुछ तोड़ दिया। उसके पैर उल्टे थे, जैसे शरीर अपने ही नियम भूल गया हो। मेरे मुंह से चीख निकल गई। बाइक का संतुलन बिगड़ा और मैं सड़क पर गिर पड़ा। घुटनों में जलन हुई, हाथ छिल गए। जब ऊपर देखा, वो गायब थी। सिर्फ हवा में उसकी महक थी, ठंडी, मीठी और डराने वाली। मैं कुछ पल वहीं बैठा रहा, सांसें अनियंत्रित, हाथ कांपते हुए। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे ऊपर से देख रही हो, ठंडी, शांत पर बेहद जिंदा। धीरे धीरे बाइक उठाई और घर की ओर निकल पड़ा। रास्ता अब धुंधला लग रहा था। हर मोड़ पर ऐसा महसूस हुआ कि वो फिर कहीं दिख जाएगी। घर पहुंचकर आईने में खुद को देखा तो मेरा दिल थम गया। गले पर नीले निशान थे, गहरे, गोल, जैसे किसी ने उंगलियों से कसकर पकड़ लिया हो। मैंने हाथों से छुआ, दर्द हुआ। ये निशान किसी इंसान के नहीं थे। मैं आईने के सामने खड़ा रहा। अपने चेहरे में डर और बेचैनी दोनों देखे। आंखों में सवाल थे पर जवाब कहीं नहीं था। उस रात नींद नहीं आई। खिड़की से आती हवा में वही ठंडी मीठी महक थी। वो महक अब मेरे भीतर तक उतर गई थी। डर और आकर्षण का मिला जुला भाव मुझे तोड़ भी रहा था और खींच भी। अब मुझे एहसास हुआ कि वो लड़की किसी सपने की नहीं थी। वो वास्तविक थी, पर इंसान नहीं। उसका चलना, उसका छूना, उसकी आंखों में लाल झिलमिलाहट, सब कुछ मानवीय सीमा से परे था। अब मैं हर रात उसी मोड़ पर जाता, खुद को रोक नहीं पाता। हर बार वही सवाल मन में उठता, कौन थी वो? और हर बार जब पीछे देखता, वो जैसे मुझे अपने रहस्य में खींच रही होती। मैं खुद से कहता, ये भ्रम है राहुल, सब दिमाग का खेल है। पर शरीर मानने को तैयार नहीं था। हर बार वही ठंडी छुवन, वही लाल आंखों की चमक, वही महक जो मेरी आत्मा तक पहुंच जाती। अब मुझे सच में एहसास हो गया था, वो इंसान नहीं थी, वो कुछ और थी। एक रहस्यमयी शक्ति जो अब सिर्फ रास्ते तक सीमित नहीं थी। वो मेरे घर, मेरे सपनों, यहां तक कि मेरी रूह तक पहुंच चुकी थी। मैं डर और चाहत की उस अजीब स्थिति में फंस गया था। दिल चाहता था भाग जाऊं, लेकिन हर रात कोई अदृश्य हाथ मुझे फिर उसी ओर खींच लाता। रात की हवा में उसकी फुसफुसाहट, आईने में उभरते नीले निशान और लाल आंखों का वह झिलमिलाना। अब यह सब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। मैं अब जान गया था, मैं सिर्फ देखने वाला नहीं रहा, मैं उसके खेल का हिस्सा बन चुका था। उस रात मैं बिस्तर पर लेटा हुआ खिड़की की ओर देखता रहा, मन में डर, दिल में बेचैनी और आंखों में उसके अदृश्य रूप की छाया। अब मुझे यकीन हो गया था, मेरी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रह सकती। दिव्या अब सिर्फ एक सड़क की रहस्य नहीं थी, वह मेरे भीतर उतर चुकी थी। और मैं जानता था, अगली बार जब वो आएगी, मैं उसके असली रूप से सामना करने वाला हूं। अगली सुबह मां ने मेरे माथे पर हाथ रखा। राहुल, तुम्हें बुखार है बेटा। मैं पसीने से भीगा हुआ बिस्तर पर लेटा था, होंठ कुछ बड़बड़ा रहे थे। दिव्या, मत जाओ। मां की आंखों में चिंता गहरी हो गई। उन्होंने पंखा धीमा किया, पर कमरे की हवा अब भी ठंडी थी और उसमें तैर रही थी वही महक, मीठी, जानी पहचानी और डराने वाली। मां ने मुझे पानी दिया। उनके हाथ हल्के कांप रहे थे और चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। पिताजी ने पास आकर भारी आवाज में कहा, रात रात भर बाहर घूमते रहते हो, ये क्या करतब है राहुल? मैंने धीमे स्वर में कहा, पापा, जो मैं देख रहा हूं वो भ्रम नहीं है, सच में कोई है, कोई आत्मा मुझसे मिलती है। पिताजी ने हंसने की कोशिश की, पर वो हंसी अधूरी रह गई। भूत प्रेत की बातें छोड़ो राहुल, अब बड़े हो गए हो, काम पर ध्यान दो, दिमाग पर नहीं। पर घर का माहौल अब पहले जैसा नहीं था। कोई मेरी बात पर खुलकर हंस नहीं पा रहा था। सबकी आंखों में अनकहा डर तैरने लगा था। कुछ ही दिनों में घर में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। आईने में कई बार मेरी परछाई के साथ एक और धुंधली आकृति दिखाई देती, मेरे पीछे खड़ी, पर चेहरे का कोई आकार नहीं, पल भर में गायब हो जाती।
खिड़कियां खुद ब खुद खुलने लगती और हवा के साथ वही ठंडी मीठी फूलों जैसी महक हर कमरे में फैल जाती। रात के समय जब सब सो जाते, मुझे महसूस होता कि कोई मेरे कमरे में खड़ा है, धीरे धीरे चलता हुआ, मेरी सांसों की लय से अपनी चाल मिलाता हुआ। जब भी पलटकर देखता, वहां सिर्फ अंधेरा होता। एक रात छोटे भाई आरव ने खुद कहा, भैया कल रात कमरे में कोई और भी था। मुझे लगा कोई छाया मेरे ऊपर झुककर देख रही है। उसकी मासूम आवाज सुनते ही मां का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने तुरंत कहा, अब बहुत हो गया, पंडित को बुलाना पड़ेगा। मैं खुद अगले दिन पंडित विश्वनाथ शर्मा के पास गया। गांव में उनकी पहचान ऐसी थी कि लोग कहते थे, वे जो देख नहीं सकते पंडित देख लेते हैं। उन्होंने मेरी हथेलियां थाम ली, आंखें बंद की, कुछ मंत्र बुदबुदाए, फिर बोले, राहुल ये कोई साधारण आत्मा नहीं है। उनकी आवाज धीमी थी पर शब्दों में वजन था। ये यक्षिणी है, बहुत शक्तिशाली और तुमसे बंध चुकी है। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। क्या मतलब बंध चुकी है? पंडित ने गंभीरता से कहा, यक्षिणी प्राचीन काल से जानी जाती है। वो जो मनुष्य से प्रेम कर ले, उसके जीवन, उसकी आत्मा को बांध लेती है, और जब वह बंधन हो जाता है तो मौत भी उसे नहीं तोड़ सकती। उनकी आंखों में जो डर था, उसने मेरी हंसी रोक दी। वो आत्मा नहीं राहुल, वो शक्ति है। वो सौंदर्य और मृत्यु दोनों की देवी है। अगर उसने तुम्हें चुना है तो अब उससे भागना आसान नहीं होगा। मेरा गला सूख गया, मैं कुछ कह नहीं पाया। पंडित आगे बोले, उसका प्रभाव बढ़ रहा है। वो तुम्हारे सपनों से तुम्हारे घर तक पहुंच चुकी है। तुम्हारे भीतर अब उसका अंश बस चुका है। उन्होंने मेरी आंखों में देखा। अगर इसे नहीं रोका गया तो वह तुम्हारी आत्मा पर पूरा अधिकार जमा लेगी। मैंने डर से कहा, कोई उपाय है? उन्होंने सिर हिलाया, उपाय है पर आसान नहीं। तुम्हें खुद को बहुत मजबूत बनाना होगा और यह ताबीज हमेशा पहने रहना। यह अग्नि और मंत्रों से सिद्ध किया गया है। जब तक यह तुम्हारे पास रहेगा, वह तुम्हें पूरी तरह निगल नहीं पाएगी। उन्होंने मेरी हथेली पर ताबीज रखा। वह गर्म था, जैसे किसी आग से निकाला गया हो। रात को कभी भी इस ताबीज को उतारना मत। घर लौटते समय हवा पहले से भी ठंडी लगी। आसमान में बादल थे और दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। मैंने खिड़की से बाहर देखा। पेड़ों के बीच धुंध तैर रही थी और उस धुंध में मुझे लगा जैसे कोई सफेद परछाई मेरे साथ साथ चल रही है। घर पहुंचा तो मां फिर पानी लेकर खड़ी थी। बेटा ठीक हो ना? मैंने सिर हिलाया, पर उनकी आंखों में बेचैनी थी। रात को जब मैं बिस्तर पर लेटा तो हवा में फिर वही महक फैल गई, मीठी, पर अब उसमें कुछ और था, कुछ भारी, कुछ सड़ांत जैसा, और फिर वही फुसफुसाहट। राहुल, धीरे, ठंडी और बहुत करीब से। मेरे सीने पर दबाव महसूस हुआ, जैसे कोई बैठा हो। मैं सांस लेने की कोशिश करता रहा। आंखें खोली तो कमरे में धुंध सी भरी थी। दीवार पर मेरी परछाई के पीछे किसी और का साया हिल रहा था। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, दिव्या तुम क्या चाहती हो? एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, फिर हवा ने पर्दे हिलाए और आवाज आई, बंध चुकी हूं तुमसे राहुल, अब जाना नहीं है। उस आवाज में प्यार भी था और एक अजीब सर्द हिंसा भी। मैं कांप गया, समझ गया ये सिर्फ बुलावा नहीं, एक बंधन है। अब वो हर जगह थी, मेरे आईने में, मेरी सांसों में और मेरे भीतर। दिव्या अब कोई राहगीर नहीं थी, वो यक्षिणी थी और मैं उसका चुना हुआ शिकार। पंडित ने ताबीज अपने हाथों में लिया और आंखें बंद कर मंत्र पढ़ने लगे। उनका चेहरा गंभीर था, स्वर धीमा लेकिन भारी। कुछ ही पलों बाद उन्होंने उसे मेरे हाथ में रख दिया और बोले, इसे अपने गले से कभी मत उतारना राहुल, यह ताबीज तुम्हारी रक्षा करेगा। जब तक यह तुम्हारे साथ है, वह यक्षिणी तुम्हें पूरी तरह अपना नहीं बना पाएगी। मैंने ताबीज को गले में पहना। उसकी गर्माहट अलग थी, हल्की मगर भीतर तक उतरती हुई। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ मेरी छाती पर रखकर कह रहा हो, अभी तुम सुरक्षित हो। पर पंडित की चेतावनी मेरे दिमाग में गूंजती रही, कभी इसे उतारना मत, चाहे कुछ भी हो। घर लौटते वक्त हवा पहले से ज्यादा ठंडी थी, अंधेरा घना और भारी। जैसे ही मैंने बाइक स्टार्ट की, ऐसा लगा जैसे पीछे कोई बैठ गया हो। मैंने झट से पीछे देखा, सड़क खाली थी, पर हवा में वही फूलों जैसी ठंडी मीठी महक थी।
वही जो हमेशा मेरे भीतर बेचैनी पैदा करती थी। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मैंने स्पीड बढ़ाई और तभी झाड़ियों के पास नजर पड़ी। वही सफेद ड्रेस, वही खुले बाल, वही रहस्यमय मुस्कान। दिव्या। उसकी आंखों में इस बार एक ठंडी लाल चमक थी, धीमी मगर जिंदा। मेरी सांस अटक गई, हाथ कांपे, पर मैंने बाइक नहीं रोकी। उसने हल्के हाथ से इशारा किया, जैसे बुला रही हो। कुछ नहीं बोली, बस हवा में उसकी फुसफुसाहट थी, धीमी मीठी, भीतर तक उतरती हुई। घर पहुंचते पहुंचते मैं पूरी तरह कांप चुका था। दरवाजा बंद करते ही ताबीज को छुआ। वो हल्का गर्म था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति से भरा हुआ। मैंने उसे कसकर पकड़ा और बिस्तर पर लेट गया, पर नींद कहाँ थी। जैसे ही आंखें बंद की, किसी ने धीरे से मेरे बालों को सहला दिया। मैं झट से उठ बैठा। कमरे में कोई नहीं था, सिर्फ वही ठंडी फूलों जैसी महक जो हर सांस के साथ भीतर जा रही थी। मैंने ताबीज को और कसकर पकड़ लिया, पर भीतर एक अजीब सा मिश्रण था, डर और आकर्षण का। अब मुझे समझ आने लगा था कि वो यक्षिणी मेरे घर में, मेरे आसपास और शायद मेरे भीतर तक आ चुकी थी। हर बार जब आंखें बंद करता, ऐसा लगता जैसे वो धीरे धीरे मेरी आत्मा में उतर रही है। पंडित की चेतावनी अब मेरे दिमाग में लगातार बज रही थी। वो आत्मा सिर्फ दिखती नहीं, वो जुड़ जाती है, और अब मैं उसके बंधन में बंध चुका था। दिन और रात का फर्क मिट गया था। ऑफिस में ध्यान नहीं लगता, कंप्यूटर की स्क्रीन पर कभी उसकी परछाई, लिफ्ट के शीशे में उसकी झलक, और कभी कॉरिडोर की खिड़की में उसका चेहरा धीरे से मुस्कुराता हुआ। सहकर्मी पूछते, राहुल तू ठीक है ना? लगता है किसी चीज ने पकड़ लिया है। मैं बस मुस्कुराता और सिर झुका लेता। क्या बताता उन्हें कि डर अब मेरा साथी बन चुका है। रातों में नींद नहीं आती, हर आवाज में उसका नाम सुनाई देता। और एक रात सब कुछ बदल गया। ऑफिस से लौटते वक्त जब मैंने बाइक स्टार्ट की तो इंजन 3 बार बंद हुआ। अंत में जब चला, सड़क खाली थी। हवा में फिर वही महक, फूलों जैसी पर अब भारी, दमघोंटू। काली घाटी के मोड़ पर पहुंचा तो बाइक खुद ब खुद रुक गई। अंधेरे के बीच वो खड़ी थी, सफेद ड्रेस, लाल आंखें और वही मुस्कान। उसने धीरे से कहा, तुम मुझे भूल क्यों रहे हो राहुल? मैंने कहा था ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। उसकी आवाज साफ थी, बहुत पास से। मैं जड़ हो गया, दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, पर इंजन जैसे किसी अदृश्य पकड़ में था। मैं कांप गया। वो धीरे धीरे पास आई। उसकी उंगलियां मेरे गाल को छुईं, बर्फ जैसी ठंडी। उसकी आंखों में लाल लपटें झिलमिला उठी। मुझे लगा जैसे मेरे भीतर आग और बर्फ दोनों एक साथ दौड़ रहे हों। मैं चिल्लाना चाहता था, पर आवाज नहीं निकली। वो झुकी, इतनी पास कि उसकी सांसें मेरी त्वचा को छू रही थीं, और फिर सब काला हो गया। जब आंखें खुलीं तो मैं अस्पताल में था। चारों तरफ सफेद दीवारें, एंटीसेप्टिक की तेज गंध और ऊपर ट्यूबलाइट की ठंडी रोशनी। डॉक्टर पास खड़े थे। आप बेहोश सड़क पर मिले थे राहुल। कोई आसपास नहीं था। वो रुके, फिर बोले, लेकिन आपके कपड़ों पर किसी और के बाल मिले हैं। मैंने उनके चेहरे की ओर देखा। उनकी आवाज दूर से आती हुई लगी। गले में ताबीज था, अब भी हल्का गर्म। मैंने हाथ गाल पर रखा। वहीं ठंडी सिहरन अब भी बाकी थी। चारों ओर नजर दौड़ाई। कमरे में कोई नहीं था, पर हवा में वही पुरानी महक थी, फूलों जैसी और मौत जैसी। कमरे में कोई नहीं था। चारों तरफ सिर्फ सफेदी, दवाइयों की गंध और मॉनिटर की धीमी बीप की आवाज। पर भीतर सब कुछ उलझा हुआ था। पंडित का दिया हुआ ताबीज अब भी मेरे गले में था, गर्म, धड़कता हुआ, जैसे जीवित हो। फिर भी दिल के अंदर वह डर और सच्चाई के बीच की खाई और गहरी हो रही थी। मैंने अस्पताल की खिड़की से बाहर देखा। रात पूरी तरह काली थी। हवा में हल्की सरसराहट थी और वही जानी पहचानी फूलों जैसी महक, ठंडी, मीठी और किसी अजीब सन्नाटे से भरी। वह महक जैसे मेरी रूह में समा गई हो। उस पल मुझे यकीन हो गया कि मैं अब अकेला नहीं हूं। वह दिव्या, या शायद वह यक्षिणी, अब मेरी जिंदगी में पूरी तरह दाखिल हो चुकी थी। डर और आसक्ति की जो मिलीजुली भावना थी, वह इतनी गहरी हो चुकी थी कि मैं अब वास्तविकता और भ्रम में फर्क नहीं कर पा रहा था। हर सांस में लगता कि वह यहीं कहीं है। अगली ही पल वो मेरे पास होगी, मेरे हाथ पर अपनी ठंडी उंगलियां रख देगी और मेरे मन पर अपना बंधन और मजबूत कर देगी।
अस्पताल की दीवारों की सफेदी और बाहर का अंधेरा, दोनों मेरे भीतर वही अलौकिक ठंडी शक्ति का एहसास पैदा कर रहे थे। और अब मैं जान चुका था, मेरी जिंदगी पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। दिव्या अब सिर्फ एक आत्मा नहीं थी, न कोई सड़क की परछाई। वह मेरे हर पल में थी, हर सोच में, हर सांस में। वह मेरे भीतर उतर चुकी थी। लेकिन डर के बीच एक और चीज धीरे धीरे जन्म लेने लगी, जिज्ञासा। अब मैं जानना चाहता था कि वो कौन थी, क्यों आई थी और क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी। इस रहस्य को समझे बिना मैं जी नहीं सकता था। छुट्टी मिलने के बाद जैसे ही मैं ठीक हुआ, मैंने शहर के पुराने रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। पुराने अखबार, पुलिस रिपोर्ट, स्थानीय पत्र, हर चीज मैं पढ़ता गया। हर पन्ने को ऐसे पलटता जैसे जवाब वहीं छिपा हो। और फिर एक दिन मुझे वो खबर मिली, काली घाटी में भीषण बाइक दुर्घटना, युवती की मौके पर मौत। नाम पढ़कर मेरे हाथ कांप गए। दिव्या चौहान, 5 साल पहले की खबर थी। उसी घाटी की, उसी रास्ते की, उसी समय की। खबर में लिखा था कि दिव्या की शादी उसी दिन होनी थी, लेकिन उसका मंगेतर उसे छोड़कर किसी और से शादी कर गया। वो अकेली, टूटी हुई उसी रात उस सड़क पर निकली। और फिर बस एक दुर्घटना। मेरे सीने में कुछ टूट गया। हर चीज अब जुड़ने लगी। वो रातें, वो महक, उसकी आंखों की लाल झिलमिलाहट, उसकी उदास मुस्कान, सब उस अधूरे प्रेम और विश्वासघात की गवाही दे रहे थे। मैं समझ गया, मैं किसी दुष्ट आत्मा से नहीं, बल्कि एक टूटी हुई आत्मा से मिल रहा था। उसका डरावना रूप दरअसल उसके दर्द का चेहरा था। वो किसी से बदला नहीं चाहती थी, वो बस देखी जाना चाहती थी, समझी जाना चाहती थी। उसके दुख को महसूस करते हुए मेरे भीतर कुछ बदल गया। डर की जगह एक अजीब सी सहानुभूति ने ले ली। अब मैं उससे डर नहीं रहा था, बल्कि उसकी ओर खींचता जा रहा था। हर रात जब मैं काली घाटी से गुजरता, अब दिल में भय नहीं, बल्कि एक शांत उम्मीद होती। शायद आज फिर वो मिले, शायद आज मैं उसकी आंखों में वो पीड़ा देख पाऊं जिसे वो छिपा नहीं पाई। मैंने खुद से कहा, शायद उसे मुक्ति चाहिए, या शायद सिर्फ कोई ऐसा जो उसकी बात सुन ले। अब उसकी हर निशानी, वो लाल आंखें, वो ठंडी उंगलियां, वो फूलों जैसी महक मुझे डराती नहीं थी। वो संकेत बन गई थी, उसकी उपस्थिति का, उसके दर्द का, उसके अकेलेपन का। धीरे धीरे मैं महसूस करने लगा कि मैं सिर्फ उसे देख नहीं रहा था, मैं उससे जुड़ गया था। जैसे यह रिश्ता किसी एक जन्म का नहीं, कहीं बहुत पहले शुरू हुआ था, अधूरा छूटा था और अब फिर से पूरा होने की कोशिश कर रहा था। अब जब मैं काली घाटी से गुजरता, हवा में वो महक आती, तो मैं मुस्कुरा देता। मेरे भीतर अब डर नहीं था, बल्कि एक शांत करुणा थी। मैं जानता था वो वहां होगी, देखती हुई, पास आती हुई, फिर ठहर जाती हुई। दिव्या अब मेरे लिए किसी भूत की कहानी नहीं थी। वो एक अधूरी आत्मा थी जो बस चाहती थी कि कोई उसके दर्द को महसूस करे, और मैं अब उसका साक्षी नहीं था, मैं उसकी कहानी का हिस्सा बन चुका था। उस रात जब मैं घर लौटा, हवा में वही महक थी, फूलों जैसी ठंडी, पर अब सुकून देने वाली। और मैंने धीरे से फुसफुसाया, मैं समझ गया हूं दिव्या, अब मैं तुम्हें डर से नहीं, समझ से देखूंगा। वो हवा थोड़ी देर के लिए रुकी और मुझे लगा किसी ने हल्के से मेरे कंधे को छुआ है, जैसे कह रही हो, धन्यवाद राहुल। हर रात जब मैं काली घाटी से गुजरता, तो अब मैं उसे केवल देखता नहीं था, मैं उसे महसूस करता था। उसकी पीड़ा, उसका अकेलापन और वो अनकही खामोशी जो मेरे भीतर तक उतर जाती थी। कभी कभी लगता वो भी मुझे पहचानने लगी है। उसकी निगाहों में एक अजीब अपनापन था, जैसे अब मैं उसका हिस्सा बन चुका हूं। धीरे धीरे वो मेरे दिनों में भी आने लगी। ऑफिस के शीशों में मेरी परछाई के पास उसकी धुंधली झलक, कभी घर की दीवारों पर चलती परछाइयां, कभी खिड़की के बाहर हवा में लहराते उसके बालों की आकृति, कभी उसकी आंखें लाल चमक उठती, कभी वह मुस्कुराती और कभी उसका चेहरा किसी भयानक स्वप्न की तरह विकृत हो जाता। एक रात जब मैं अपने कमरे में अकेला था, उसकी आवाज आई, धीमी पर बेहद साफ। मैं अब इस रूप में नहीं रहना चाहती, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं राहुल। उसका स्वर अब उतना ठंडा नहीं था, उसमें कुछ और था, एक आकर्षण, एक अनुरोध, जैसे वो सच में मुझसे जुड़ना चाहती हो। मैंने डरते हुए पूछा, क्या तुम मुझे मार दोगी? वो हल्का मुस्कुराई, उसकी हंसी धीमी थी पर भीतर तक सुनाई दी। नहीं राहुल, मैं तुम्हें अपने लोक में ले जाऊंगी।
वहां ना दर्द होगा ना अकेलापन। उसकी बात सुनकर मेरे भीतर सिहरन दौड़ गई, पर न जाने क्यों मैं पीछे नहीं हटा। उसके शब्दों में कुछ ऐसा था जो मुझे वहीं रोक रहा था, जैसे किसी गहरी नींद में उतरता जा रहा हूं। रातों में जब मैं बिस्तर पर लेटता, उसका चेहरा बदलता रहता, कभी बेहद सुंदर इतना कि सांसें थम जाएं, और कभी इतना भयावह कि नींद भाग जाए। धीरे धीरे घर में सब कुछ बदलने लगा। दीवारों पर तस्वीरें खुद ब खुद टेढ़ी हो जाती, घड़ी उल्टी दिशा में चलती, हवा अचानक ठंडी हो जाती, जैसे किसी ने कमरे का तापमान खींच लिया हो। माँ और आरव अब डर के साए में जी रहे थे। माँ का चेहरा पीला पड़ गया था और आरव अब रातों में रोता हुआ उठ जाता। दिव्या का असर अब सिर्फ मुझ तक सीमित नहीं था, वो हमारे घर के हर कोने में फैल चुकी थी। ताबीज जो कभी सुरक्षा का एहसास देता था, अब ठंडा और कमजोर महसूस होने लगा। कभी कभी आईने में अपनी आंखों में उसकी झलक दिखती, लाल चमकती हुई। सांसों में उसकी ठंडी गंध घुली रहती और दिल में उसकी आवाज। मैं ताबीज को कसकर पकड़ता, पर अब उसका असर घट चुका था। हर रात मुझे लगता कि वो मेरे भीतर उतर रही है, धीरे धीरे, जैसे कोई ठंडी लहर खून में घुल रही हो। अब घर की हर दीवार, हर छत, हर कोना उसकी मौजूदगी का गवाह था। मुझे महसूस होता था वो मुझ में बस चुकी है। उसका प्यार और उसका भय दोनों मेरे अंदर गहराई तक बैठ चुके थे। कभी उसकी मुस्कान मुझे शांति देती, तो कभी उसकी आंखों का लाल उजाला मुझे कंपा देता। मैं समझ गया था अब वो सिर्फ बाहर की आत्मा नहीं रही, वो मेरे शरीर और रूह में समा चुकी थी। माँ और आरव की हालत बिगड़ने लगी थी। घर की चुप्पी अब डर से भी भारी थी। मैं खुद को समझाने की कोशिश करता कि ये सब भ्रम है, पर भीतर कहीं जानता था अब कोई वापसी नहीं। उस रात पंडित विश्वनाथ हमारे घर आए। उनका चेहरा सफेद पड़ गया था, आंखों में चिंता थी। उन्होंने मेरे पास आकर कहा, राहुल, आज अनुष्ठान होगा, अगर नहीं किया गया तो वो तुम्हें अपने लोक में खींच ले जाएगी। घर के बीचों बीच दिया जलाया गया। धूप और धुएं की परतों में कमरा ढक गया। पंडित ने मंत्रोच्चारण शुरू किया, धीमी आवाज, पर हर शब्द जैसे हवा को चीरता हुआ जा रहा था। कमरा भारी हो गया, दीवारें कांपने लगीं। जैसे जैसे मंत्र तेज हुए, हवा रुक गई, दिए की लौ थरथराई और फिर सन्नाटा। अचानक कमरे की हवा ठंडी पड़ गई और उस धुंध में वो प्रकट हुई, दिव्या। अब वो पहले जैसी नहीं थी। उसने सुनहरे कपड़े पहन रखे थे, जैसे कोई रानी हो, सुंदर, चमकदार, पर उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो रीढ़ तक ठंडा कर दे। उसकी आंखें लाल थीं, भीतर से जलती हुई, और आवाज में कंपन था। वो एक कदम आगे बढ़ी और चिल्लाई, राहुल मेरा है। उसके शब्दों के साथ ही कमरे की दीवारें कांप उठीं, दिए बुझ गए और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। उसे कोई मुझसे नहीं छीन सकता। उसकी आवाज गूंजती चली गई, इतनी गहरी, इतनी भयानक कि कमरे की दीवारें थरथराने लगीं। हर कोना उसकी चीख से भर गया। हवा भारी हो गई, दिए डगमगाने लगे और मैं वहीं खड़ा रहा, बेबस, थरथराता हुआ। पंडित विश्वनाथ लगातार मंत्र पढ़ रहे थे। उनका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन आवाज में दृढ़ता थी। एयुएम त्र्यंबकम यजामहे। हर अक्षर के साथ कमरा कांप उठता, पर दिव्या का रूप अब नियंत्रण से बाहर हो रहा था। वो पल पल में बदल रही थी। कभी इतनी सुंदर कि आंखें झपकने से डर लगे, और अगले ही क्षण उसकी आंखों में खून उतर आता, चेहरा विकृत हो जाता और उसके बाल हवा में उन्मत्त सांपों की तरह लहराने लगते। राहुल मेरा है, उसका स्वर गूंजता और पंडित पीछे हट गए। उसने एक झटके से उन्हें धक्का दिया। पंडित जमीन पर गिर पड़े, पर मंत्रों की गूंज रुकने न दी। अब वह मेरी ओर बढ़ रही थी, उसका हर कदम हवा में बिजली की तरह तड़कता हुआ। उसकी आंखें सीधे मेरी आंखों में थीं और उसके होंठों से एक अजीब शांति भरी आवाज निकली, तुमने कहा था मुझे छोड़ोगे नहीं। मेरा गला सूख गया, दिल जोर से धड़कने लगा। मेरे मुंह से खुद ब खुद शब्द निकले, दिव्या, अगर मुक्ति चाहिए तो मुझे भी अपने साथ ले चलो। मेरी आवाज में डर था, दर्द था और कहीं गहराई में कुछ और, शायद प्रेम। वो मुस्कुराई। मुस्कान में अब भय नहीं था, बल्कि एक विचित्र शांति थी। धीरे धीरे उसने अपना हाथ बढ़ाया और मेरे माथे पर रखा। एक पल में बिजली जैसी चमक कमरे में फैल गई। दीपक बुझ गए, धूप का धुआं घूमता हुआ छत तक गया और फिर सब कुछ अंधकार में डूब गया। मेरा शरीर कांपने लगा,
दिल इतना तेज धड़क रहा था कि कानों में उसकी धड़क सुनाई दे रही थी। उस चमक के बीच मुझे दिव्या का चेहरा दिखा, कभी दिव्य, कभी राक्षसी, कभी वो मुस्कुराती, कभी उसकी आंखों से लपटें निकलती। मैं महसूस कर रहा था वो मेरे भीतर उतर रही है। मेरी रूह, मेरा मन, मेरा शरीर सब उसके असर में डूब रहा था। पंडित की आवाज अब कमजोर हो चुकी थी। मंत्र उसके सामने जैसे बेमानी हो गए थे। दिए झिलमिला रहे थे, हवा ठहरी हुई थी। मैंने ताबीज कसकर पकड़ा, पर अब उसमें कोई ऊर्जा नहीं थी। दिव्या ने मेरी आंखों में झांका और उस पल उसकी मुस्कान में एक अजीब सुकून था, जैसे उसे आखिरकार वो मिल गया हो जिसकी उसे तलाश थी। उसका रूप फिर बदलने लगा। अब वह किसी रानी जैसी दिख रही थी, सुनहरे वस्त्रों में, लेकिन उसकी आंखों में सैकड़ों वर्षों का दुख था। जैसे ही उसका हाथ मेरे माथे पर गया, एक तीव्र रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। मैंने सिर्फ एक चीख सुनी, शायद मेरी या शायद उसकी, और सब कुछ अंधकार में डूब गया। दीपक बुझ गए, मंत्र थम गए, पंडित का स्वर गुम हो गया और कमरे में बस एक गहरा सन्नाटा बचा। मैं वहीं खड़ा था, सांसें टूटी हुई, आंखों में धुंध और भीतर एक ऐसी भावना जिसका नाम नहीं था, डर, प्रेम और किसी रहस्यमय बंधन का मिला जुला एहसास। वो मेरे सामने थी, मुस्कुराती हुई, और उसी पल मुझे समझ आया, अब मैं और वो एक दूसरे से अलग नहीं हैं। बिजली की एक तेज चमक हुई और फिर सब काला। जब मुझे होश आया, मैं किसी अंधेरे कमरे में था। चारों ओर हल्की सुनहरी रोशनी थी, जैसे कोई दुनिया हो जो जीवन और मृत्यु के बीच की हो। हवा ठंडी थी, इतनी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था, और सामने वो थी, दिव्या। लेकिन इस बार उसका चेहरा शांत था। उसकी आंखों में अब लाल चमक नहीं थी, बस नमी थी। उसकी मुस्कान में अब डर नहीं, बल्कि गहरी कोमलता थी। वो धीरे से बोली, अब तुम मेरे लोक में हो राहुल। यहां कोई दर्द नहीं, कोई अकेलापन नहीं। मैंने चारों ओर देखा। धीमी रोशनी में हवा स्थिर थी, समय जैसे थम गया हो। मेरे होंठ कांपे। ये सपना नहीं है? वो सिर झुकाकर बोली, नहीं, ये वह जगह है जहां आत्माएं ठहरती हैं, जहां वचन अधूरे नहीं रहते। मेरा दिल डूब गया। दिव्या, मुझे वापस जाने दो। मेरे माँ बाप, मेरा भाई, उन्हें मेरी जरूरत है। मेरी आवाज कांप रही थी। डर और प्रेम दोनों साथ बह रहे थे। वो कुछ पल चुप रही, फिर उसकी आंखों में आंसू उतर आए। मैंने भी यही कहा था अपने दूल्हे से, पर उसने मुझे छोड़ दिया। उसने मेरे प्यार को समझा ही नहीं। उसकी आवाज टूटी हुई थी। उसके चेहरे पर वो दर्द था जो किसी जिंदा इंसान में नहीं दिखता। वो एक टूटी हुई आत्मा थी जिसने विश्वासघात में खुद को खो दिया था। मैं धीरे धीरे उसके करीब गया, उसकी आंखों में देखा। अब वहां लाल चमक नहीं थी, बस एक गहरा खालीपन था। दिव्या, मैंने कहा, तुम्हें मुक्ति चाहिए, प्यार नहीं। तुम अब भी फंसी हुई हो उस दर्द में। उसने कुछ नहीं कहा, बस आंखें बंद कर ली। कमरे की हवा और ठंडी हो गई। मैंने उसके हाथों को थामा। वे अब ठंडे नहीं थे, बस हल्के और स्थिर। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, शायद तुम सही हो राहुल, शायद मुझे अब जाना चाहिए। उसके शब्दों के साथ ही वह हल्की रोशनी में घुलने लगी। उसका चेहरा शांत था, मुस्कान अधूरी लेकिन सुकून भरी। कमरे की सुनहरी चमक धीरे धीरे फीकी पड़ गई। अंधेरा लौटा, पर उसमें डर नहीं था। मुझे महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे दिल से एक भारी पत्थर हटा दिया हो, और फिर बस हवा बची जिसमें वही जानी पहचानी महक थी, फूलों जैसी, ठंडी लेकिन अब सुकून देने वाली। वो जा चुकी थी, पर उसका स्पर्श, उसकी आवाज, उसकी आंखों का दर्द, सब मेरे भीतर कहीं हमेशा के लिए रह गया था। उस रात के बाद मैं जान गया, डर और प्रेम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और कभी कभी कुछ आत्माएं बस समझे जाने का इंतजार करती हैं। दिव्या का प्रेम अब केवल आकर्षण नहीं रहा था, वह एक टूटी हुई रूह की चाहत बन चुका था। उसकी कहानी, उसका दर्द, उसका अधूरा प्रेम, सब कुछ मेरे भीतर उतर चुका था। मैंने उसका हाथ थामा। उसकी उंगलियां अब बर्फ जैसी नहीं थीं। उनमें एक अजीब सी गर्मी थी, भय नहीं बल्कि जुड़ाव की। कमरे की हल्की सुनहरी रोशनी में उसका चेहरा पहले से अलग लग रहा था। उसकी आंखों में वह भयावह चमक नहीं थी, बस मासूमियत और पीड़ा की छाया थी।
मैंने पहली बार उसे सच में देखा, किसी आत्मा के रूप में नहीं, बल्कि एक स्त्री के रूप में जो टूट चुकी थी पर अब भी प्रेम महसूस कर सकती थी। मेरे होंठ खुद ब खुद हिले। दिव्या, तुम भूत नहीं हो, तुम बस अधूरी हो। अगर मैं तुम्हें समझ सकता हूं, अगर तुम्हारे दर्द को महसूस कर सकता हूं, तो शायद मैं तुम्हें शांति दे सकता हूं। वह चुप रही। बस उसकी आंखों से आंसू की एक लकीर नीचे गिर गई। उसकी आवाज धीमी, कांपती हुई थी। राहुल, मुझे भूल जाना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। मैंने सिर हिलाया। मैं तुम्हें भूलना नहीं चाहता, लेकिन मुझे वापस जाना होगा। मेरे माँ बाप, मेरा भाई, उन्हें मेरी जरूरत है। वह मुझे देखती रही। उसकी आंखों में अब भय नहीं था, बस एक गहरी उदासी थी। उसके होंठ हिले पर आवाज नहीं निकली। उस पल मुझे एहसास हुआ, दिव्या अब केवल एक आत्मा नहीं रही, वह एक कहानी थी, एक टूटी हुई स्त्री की अधूरी दास्तान। और फिर जैसे ही हवा में हल्की कंपी फैली, मेरे चारों ओर सब कुछ बदल गया। अचानक कमरा धुंध में घिर गया। मैंने महसूस किया कि मैं किसी और जगह जा रहा हूं, किसी और समय में। धीरे धीरे अंधेरा हटने लगा और रोशनी की झिलमिलाहट में मैंने खुद को किसी पुराने कस्बे में पाया। कच्ची गलियां, मिट्टी की दीवारें और खिड़की से झांकती एक लड़की, दिव्या। वह हंस रही थी। उसकी आंखों में मासूमियत और सपनों की चमक थी। उसके बालों में गजरा था, हाथों में मेहंदी। वह किसी से प्रेम करती थी, एक युवक से जिसका चेहरा अब धुंधला दिख रहा था, लेकिन उसकी हंसी दिव्या के चेहरे पर खिली हुई थी। फिर दृश्य बदल गया। शादी का दिन था, दीपक जल रहे थे, लोग हंस रहे थे और दिव्या सजी हुई थी। लेकिन तभी कोई खबर आई, लड़के वालों ने रिश्ता तोड़ दिया, दहेज कम है। मैंने देखा, दिव्या के चेहरे पर विश्वास की जगह अविश्वास उतर गया। वह उस युवक के सामने खड़ी थी, उसकी आंखों में नमी और होंठों पर एक ही सवाल, क्यों? पर जवाब सिर्फ खामोशी थी। फिर मैंने देखा, वही काली घाटी, बारिश में भीगी सड़क, हवा में सिसकियां, और दिव्या अकेली उस मोड़ पर खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, होंठ कांप रहे थे। और फिर उसने फुसफुसाया, जिसने सच्चा प्रेम किया होगा वो मेरा होगा, चाहे इस लोक में चाहे परलोक में। वह रोती रही और फिर अंधेरे में समा गई। सड़क सुनसान हो गई, बस हवा में उसकी महक रह गई, वही फूलों जैसी महक जो अब मेरी दुनिया का हिस्सा थी। वह दृश्य खत्म हुआ और मैं फिर उसी सुनहरी कमरे में था। दिव्या मेरे सामने थी, उसकी आंखें नम थीं, चेहरा शांत। उसकी आवाज में इस बार कोई डर नहीं था। अब तुम जानते हो मैं कौन हूं राहुल, मुझे मुक्ति चाहिए, बदला नहीं। मैंने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, तुम्हें शांति तभी मिलेगी जब तुम खुद को माफ कर दोगी। प्रेम कभी बांधता नहीं दिव्या, वह मुक्त करता है। वह कुछ देर मुझे देखती रही, फिर हल्के से मुस्कुराई। अगर मुझे मुक्ति चाहिए तो किसी का प्रेम मुझे सच्चा मानना होगा, उसने कहा। मेरे सीने में अजीब सी सिहरन दौड़ गई। मैंने उसकी आंखों में गहराई से देखा। वहां अब यक्षिणी नहीं, एक स्त्री थी जो सिर्फ समझ चाहती थी। धीरे धीरे मैंने कहा, मैं तुम्हारे प्रेम को सच्चा मानता हूं दिव्या, और अगर मेरे प्रेम की सच्चाई तुम्हें शांति दे सकती है तो उसे स्वीकार करो। उसकी आंखों में फिर आंसू भर आए। रोशनी झिलमिलाने लगी, हवा में वही ठंडी महक फैल गई। वह धीरे धीरे मुस्कुराई और उसकी मुस्कान में पहली बार दर्द नहीं था, सुकून था। उसके चारों ओर सुनहरी चमक बढ़ती गई। कमरा उजाले से भर गया। उसकी आकृति धीरे धीरे धुंध में घुलने लगी, जैसे रोशनी में विलीन हो रही हो। उसने आखिरी बार मेरी ओर देखा और बहुत धीमी आवाज में कहा, धन्यवाद राहुल, अब मैं जा सकती हूं। मैंने महसूस किया कि कमरे की हवा अचानक हल्की हो गई। वो महक जो पहले डराती थी अब सुकून दे रही थी। मैं बिस्तर पर बैठा रहा, सांसें धीमी पर मन शांत। उस रात पहली बार अंधेरे में डर नहीं था। दिव्या अब जा चुकी थी, पर उसकी कहानी, उसका प्रेम और उसकी अधूरी पीड़ा मेरे भीतर एक सबक बनकर रह गई थी। मुझे समझ आ गया था, कभी कभी डरावनी आत्माएं बुरी नहीं होती, कभी कभी वो बस समझे जाने का इंतजार करती हैं। दिव्या अब केवल डरावनी आत्मा नहीं रही थी,
वह एक कहानी बन चुकी थी, एक ऐसी स्त्री की कहानी जिसने प्रेम, दर्द और अपमान के बीच अपना अस्तित्व खो दिया था। जब मेरी आंखें खुलीं तो मैंने खुद को पंडित विश्वनाथ के आश्रम में पाया। चारों ओर घनी धूप थी, हवा में मध्यम सी रोशनी फैली थी और कहीं दूर मंत्रों की गूंज सुनाई दे रही थी। धूप और धुएं की परतों के बीच पंडित गंभीर मुद्रा में मेरे पास बैठे थे। उन्होंने धीरे से कहा, राहुल, तुम 2 दिन से बेहोश थे। दिव्या की आत्मा अब तुम्हारे भीतर पूरी तरह समाने लगी है। उनकी आवाज में चेतावनी थी, सधी हुई पर भारी। आज रात आखिरी अनुष्ठान होगा, या तो वह मुक्त होगी या तुम नष्ट। उन शब्दों ने मेरे सीने में एक अजीब सिहरन भर दी। मैंने चारों ओर देखा। हवा में वही फूलों जैसी ठंडी महक तैर रही थी। दीवारों पर हल्की परछाइयां हिल रही थीं, जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति पास ही हो। रात ढल चुकी थी। आश्रम के अंदर का माहौल धीरे धीरे रहस्यमय और भयावह होता जा रहा था। पंडित अग्नि के चारों ओर बैठे थे। चारों दिशाओं में दीपक जलाए गए थे। धूप और धुएं का मिश्रण हवा में तैर रहा था। हर मंत्र की गूंज मेरे कानों में नहीं बल्कि मेरे दिल के भीतर उतर रही थी। जैसे जैसे मंत्र तेज हुए, मुझे महसूस हुआ कुछ मेरे भीतर हिल रहा है। दिव्या की उपस्थिति अब सिर्फ हवा में नहीं, मेरे खून में थी। धीरे धीरे उसके स्वर मेरे कानों में गूंजने लगे। वह चीख नहीं रही थी, रो रही थी। उसकी आवाज अब डरावनी नहीं थी, बस दर्द और अधूरेपन से भरी हुई। मैंने आंखें बंद की और अनायास ही आंसू बह निकले। दिव्या, मैंने रोते हुए कहा, मैं नहीं चाहता कि तू ऐसे जाए। मैं चाहता हूं कि तू शांति पाए। मैं तुझे मुक्त देखना चाहता हूं। मेरी आवाज कांप रही थी। उसमें डर था, लेकिन साथ ही सच्चाई और करुणा भी। पंडित ने मंत्र पढ़ना रोककर मेरी ओर देखा और गंभीर स्वर में बोले, प्रेम से ही आत्मा मुक्त होती है राहुल, डर या शक्ति से नहीं। उनके शब्द हवा में गूंजे और मुझे भीतर तक छू गए। मैंने हाथ आगे बढ़ाया। हवा में कुछ ठंडा महसूस हुआ। वह थी। उसका चेहरा अब धुंधला नहीं था। उसकी आंखों में पहले जैसी लाल चमक नहीं बल्कि एक मौन उम्मीद थी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियां अब न बर्फ जैसी थीं, न पूरी तरह गर्म, बस हल्की, नर्म और मानो किसी दुआ की तरह कोमल। मैं तुझे माफ करता हूं, मैंने कहा। मुझे तुझसे डर नहीं, तेरे लिए दया है। तेरा दुख इस दुनिया ने दिया दिव्या। अब मैं तुझे रोकूंगा नहीं। जा, मुक्ति पाले। मेरे शब्दों के साथ ही अचानक पूरी जगह में एक तेज रोशनी फैल गई। अग्नि ऊंची उठी, धुआं घूमता हुआ आसमान तक गया और पंडितों की आवाजें गर्जन की तरह गूंजने लगीं। मंत्रों की ध्वनि, अग्नि की लपटें और मेरे दिल की धड़कन सब एक साथ मिल गए थे। मैंने देखा, दिव्या की आकृति मेरे सामने थी। उसकी आंखों में अब दर्द नहीं था। उसका चेहरा शांत था, मुस्कान कोमल थी। वो वैसी दिख रही थी जैसी शायद अपने जीवन में रही होगी, मासूम, भरोसे से भरी और बेहद सुंदर। धीरे धीरे उसने सिर झुकाया, जैसे मेरी बात स्वीकार कर रही हो। उसकी मुस्कान में राहत थी और फिर वह चमकती हुई रोशनी में विलीन हो गई। कमरा शांत हो गया। हवा हल्की हुई, धुएं की परतें मिटने लगीं। मैं वहीं बैठा रह गया, हाथ अब भी हवा में फैला हुआ, जैसे अब भी किसी को थामे हुए हों। पंडित विश्वनाथ ने धीमे स्वर में कहा, देखा राहुल, प्रेम और करुणा से ही आत्मा मुक्त होती है। तुमने उसे समझा, उसे माफ किया। अब वह किसी भय या पीड़ा से मुक्त है। उनकी बात सुनते ही मेरे भीतर कुछ हल्का हो गया, जैसे कई वर्षों का कोई बोझ उतर गया हो। पहली बार सांस लेते हुए मुझे लगा, मेरे भीतर अब डर नहीं, सिर्फ शांति है। अनुष्ठान खत्म हुआ। आश्रम के वातावरण में एक अजीब सी शांति थी, पवित्र, शांत और ठंडी। मैंने आंखें बंद की और भीतर एक सुकून महसूस किया जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता था। अगले दिन जब घर लौटा तो सब कुछ अलग था। काली घाटी अब सामान्य लग रही थी। वहां कोई महक नहीं थी, न कोई परछाई, न कोई फुसफुसाहट। मां और आरव के चेहरे पर राहत थी। मां ने कहा, बेटा अब सब ठीक है।
पिताजी ने मेरी पीठ पर हाथ रखा और बस इतना कहा, अब चैन से जी ले राहुल। उस रात जब मैं बिस्तर पर लेटा तो हवा की हल्की लहरें खिड़की से भीतर आईं। वही ठंडी हवा, वही एहसास, पर अब डर नहीं था, सिर्फ सुकून। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे को हल्के से छुआ। मैं मुस्कुराया और फुसफुसाया, दिव्या, अगर तू अब शांति में है तो खुश रहना। कमरे में फिर सन्नाटा था, सिर्फ दिल की धड़कन और हवा की धीमी सरसराहट। अगली सुबह मैं नदी के किनारे गया। हवा में धूप की गंध थी। मैंने ताबीज को हाथ में लिया और कुछ पल उसे देखा। उसमें अब कोई गर्मी नहीं थी, बस शांति थी। मैंने आंखें बंद की और धीरे से उसे पानी में छोड़ दिया। ताबीज धीरे धीरे डूब गया और पानी की लहरों में घुलता चला गया। मैंने महसूस किया डर खत्म हो चुका था। दिव्या अब मेरे भीतर नहीं थी, पर उसकी कहानी, उसकी आत्मा और उसकी मुक्ति मेरे जीवन की सबसे सच्ची याद बन चुकी थी। मैंने ताबीज को अपने हाथ में लिया, कुछ पल तक उसे देखा और फिर धीरे धीरे पानी में बहा दिया। उसकी धातु पर सूरज की रोशनी पड़ते ही वह हल्के हल्के चमकने लगा। पानी की सतह पर ताबीज घूमता हुआ बहता गया और देखते देखते दूर लहरों में खो गया। मेरे भीतर एक लंबी सांस भरी हुई राहत उठी। मैंने सोचा अब सब खत्म हो गया। दिव्या की शक्ति, उसका असर, वो ठंडी महक और वो बेचैनी, सब डूब गई है इस बहते पानी के साथ। मैंने सिर उठाया। आसमान शांत था, हवा ठंडी, सब सामान्य लग रहा था। लेकिन जब मेरी नजर पानी पर गई, जब मैंने अपना प्रतिबिंब देखा, तो दिल की धड़कन एक पल को रुक सी गई। पानी में मेरा चेहरा था, साफ और स्थिर, पर उसके पीछे एक और चेहरा झिलमिला रहा था। वही मुस्कान, वही आंखें, वही दिव्या। उसकी आंखों में अब लाल चमक नहीं थी, बल्कि एक कोमल सी रोशनी थी, जैसे किसी ने बहुत लंबा सफर तय करने के बाद सुकून पाया हो। वो मुस्कुराई और पानी की लहरों पर उसका चेहरा फैल गया, टूट गया, फिर दोबारा जुड़ गया। मैं एक कदम पीछे हट गया, पर पानी की सतह पर उसकी मुस्कान मेरे साथ चलती रही। वो जैसे कह रही थी, मैं जा चुकी हूं, लेकिन पूरी तरह नहीं। मैंने फुसफुसाया, दिव्या, मैं जानता हूं तू अब शांति में है, बस अब मुझे अकेला छोड़ दे। पानी में उसका चेहरा कुछ देर तक बना रहा, फिर धीरे धीरे धुंधलाने लगा। बस लहरें रह गईं और हवा में वही फूलों जैसी हल्की महक। मैं खामोश खड़ा रहा। अंदर एक अजीब सा खालीपन और एक हल्का सा रहस्य घूमता रहा। मुझे समझ आया कि मुक्ति और माया की सीमा कभी साफ नहीं होती। जो खत्म लगता है वो अक्सर किसी और रूप में हमारे आसपास रह जाता है। उस दिन से मेरी जिंदगी बाहर से सामान्य लगने लगी। ऑफिस, रात की शिफ्ट, वही रास्ते, वही लोग, लेकिन भीतर मैं बदल चुका था। डर अब उतना तीखा नहीं रहा, बस एक धीमी लहर की तरह भीतर गूंजता रहा। कभी कभी रात में खिड़की से आती हवा में वही महक फिर लौट आती, फूलों जैसी, ठंडी और परिचित। लेकिन अब उसमें भय नहीं था, बल्कि एक अजीब अपनापन था, जैसे कोई पुराना साथी हल्के से पास आकर खड़ा हो गया हो। कभी कभी सपनों में मैं उसे देखता। वह अब सफेद नहीं, सुनहरे वस्त्रों में होती, शांत, स्थिर, मुस्कुराती हुई। वो पास आती, मेरी ओर झुकती और धीमे स्वर में कहती, मैं यही हूं राहुल। उसकी आवाज में अब डर नहीं था, सिर्फ स्नेह था। उसकी उपस्थिति अब किसी छाया जैसी नहीं लगती थी, बल्कि किसी पुराने रिश्ते की तरह, जो शब्दों में नहीं पर दिल में हमेशा जिंदा रहता है। मैं कई बार सोचता, क्या वो सच में चली गई, या अब वो मेरे भीतर बस गई है, मेरे विचारों, भावनाओं और मेरी आत्मा में। यह सवाल हमेशा मेरे भीतर गूंजता, पर अब उसमें भय नहीं था, बस एक हल्की सनसनी, जैसे किसी पुरानी याद की फुसफुसाहट। कई महीने बीत गए और एक रात जब मैं फिर ऑफिस के लिए निकला, तो वही पुराना रास्ता, काली घाटी मेरे सामने था। हवा शांत थी, पेड़ों की पत्तियां ठंडी सरसराहट कर रही थीं, चांद बादलों के बीच से झांक रहा था। जैसे ही मैं उस मोड़ पर पहुंचा जहां पहली बार दिव्या से मिला था,
मेरी नजर ठहर गई। सड़क के किनारे वही जगह, वहां फिर एक आकृति थी, सफेद कपड़ों में, खुले बालों के साथ, वही कोमल मुस्कान, वही आंखें। बस इस बार उनमें डर नहीं था। मेरे दिल में एक हल्की सिहरन हुई, पर अब डर नहीं था, बस एक गहरी पहचान, एक पुरानी याद की गर्माहट। मैंने हल्के से मुस्कुराकर कहा, आओ बैठो दिव्या। वह धीमे धीमे आगे बढ़ी और जैसे ही वह मेरे पीछे बैठी, हवा में वही जानी पहचानी महक फैल गई, फूलों की खुशबू, ठंडक और कहीं भीतर एक शांत सुकून। बाइक ने रफ्तार पकड़ी। रास्ता अंधेरा था, लेकिन मेरे दिल में अब उजाला था। हर मोड़, हर हवा का झोंका, हर पेड़ की छाया अब डर नहीं, बस एक रहस्यमय संतुलन था, जैसे भय और प्रेम ने एक साथ रहना सीख लिया हो। मैं समझ गया था, कहानी खत्म नहीं हुई है। कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वे बस रूप बदलकर हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। और उस रात जब हवा में वही महक फैली, मुझे लगा दिव्या अब कहीं बाहर नहीं, वो अब मेरे भीतर स्थायी रूप से जिंदा है, देगी और आपके दिल को एक गहरी सोच में डाल देगी। दोस्तों, यही थी दिव्या, यक्षिणी की आत्मा की कहानी। एक ऐसी दास्तान जहां डर, प्रेम और रहस्य एक साथ चलते हैं, जहां हर चीख में एक अधूरी मोहब्बत की गूंज है और हर परछाई में एक कहानी जो अब भी अधूरी है। काली घाटी अब सिर्फ एक सड़क नहीं रही, वह एक प्रतीक बन गई, उस अदृश्य सीमा का जहां इंसान और आत्मा की दुनियाएं मिलती हैं। रात की हवा में अब भी वही फूलों जैसी महक है, वही ठंडी सिहरन, वही अदृश्य स्पर्श। और शायद अगर आप कभी उस रास्ते से गुजरें तो आपको भी महसूस हो कि कोई आपके बहुत करीब है, कोई जो अब भी इस लोक और उस लोक के बीच भटक रही है। दिव्या जो प्रेम में बंधी और मुक्ति में घुली हुई आत्मा बन गई। खानी का पर्दा गिरता है, पर हवा अब भी बोलती है, पेड़ अब भी हिलते हैं और किसी के फुसफुसाते स्वर में अब भी वही शब्द सुनाई देते हैं, राहुल मैं यही हूं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो राज की बात चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ हर हफ्ते हम लाते हैं ऐसी ही डरावनी, रहस्यमयी और सिहरन पैदा करने वाली कहानियां, जहां हर किरदार अपनी छाया छोड़ जाता है और हर कहानी आपके दिल की धड़कनें बढ़ा देती है, क्योंकि यहाँ हर दास्तान सिर्फ एक कहानी नहीं, एक अनुभव है। मिलते हैं अगली बार एक नई रहस्यमयी और खौफनाक कहानी के साथ, यहीं राज की बात पर।